अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। कुछ दिनों तक हमारी बात नहीं हो सकी क्योंकि वो जो कम्युनिटी क्लासेस वगैरह हैं वो स्टार्ट हो गई। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं और लास्ट में हमने जो टॉपिक किया था उसमें आप जानते हैं कि उसमें हमने किया था कि आपको दी जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वन, आप निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अदर। आपको दी जाएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वन, आप निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अदर। इस तरह से वो मामले आपने किए थे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी हुई थी। लेकिन जो आज का टॉपिक है ये बहुत अहम टॉपिक है, ये बहुत अहम टॉपिक है, ये बहुत अहम टॉपिक है। बोर्ड पर लिखा हुआ है इट इज़ रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट इज़ रेट लॉ एक्सप्रेशन। जहन में इसको बिठाइए और पूरा जो अपना दिल और दिमाग है वो आप लेक्चर की तरफ डाइवर्ट करें। ठीक है, देखिए मैं आराम से बोलूँगा और आप आराम से समझने की कोशिश करें। गुबरा, मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ मास एक्शन। मैंने ऐसे बोला था आपको, अगर मेरे पास एक रिएक्शन होगी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन है जो होता है वो है रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर ए एंड बी रेज पावर बी। इस तरह से मसला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनका प्रोडक्ट, एंड रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यानी अगर से रेट काटनी ऐसी तो आप यहाँ से देखो जो आपकी कंसंट्रेशन है दो ए और बी, उनका जो ऊपर होगा कोएफिशिएंट, इन सबको सॉल्व करके आपको रेट मिल जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ से अगर आपको ए की कंसंट्रेशन दी जाएगी, कोएफिशिएंट दिया जाएगा, बी की कंसंट्रेशन दी जाएगी, कोएफिशिएंट दिया जाएगा, तो आप आराम से रेट को निकाल सकते हैं। बात आई समझ? मगर गुबर एक खास बात सुनिए, दिस लॉ ऑफ मास एक्शन इट इज प्योरली ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज प्योरली ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जहन में इसको बिठा लो, इट इज प्योरली ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बहुत जगह हमारी ये हेल्प करता है और जो रेट होनी चाहिए एग्जैक्टली वही निकलती है, लेकिन बहुत जगह जो तुम रेट निकालोगे फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन वो रेट नहीं होगी, बल्कि रेट कुछ दूसरी होगी। साइंस न सके जिस लॉ ऑफ मास एक्शन दी वो डिफरेंट होगी लॉ ऑफ मास एक्शन से। वहाँ पर हमें फिर लॉ ऑफ मास एक्शन को बाईपास करना पड़ता है और हमें जाना होता है टुवर्ड्स वन मोर लॉ दैट इज कॉल्ड एज rate law. We have to forget the law of mass action and we have to move or divert our attention towards the rate law. I will give you the example. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, इसको आप समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल ये रही N2O5। N2O5 ये ट्वाइस है, ट्वाइस N2O5 gives products। आपकी टेक्स्ट का ये क्वेश्चन है, गिव्स प्रोडक्ट्स। अब गौर से मेरी बात सुने, अगर इसका हम बनाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, चले बनाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट इज इक्वल टू के N2O5 रेज पावर, कोएफिशिएंट 2 है ना, वो रेज पावर जाएगा, आई विल राइट LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। यही तो हम बना सकते हैं, यही तो हम बना सकते हैं। तो ज़रा इसको देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, गौर से मेरी बात सुनना, बहुत अहम पॉइंट है ये। अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम डबल करेंगे तो ऊपर क्या है 2, 2 रेज पावर 2 4 बनेगा, तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स। ऐसे होना चाहिए प्रैक्टिकली। इसकी कंसंट्रेशन डबल, rate must be 4 because 2 raised power 2. If this concentration is tripled, raised power 2, rate should be 9 times. If it is 4 times concentration, rate must be 16 times. तो exactly यही होना चाहिए,
If law of mass action holds good, then if this concentration is doubled, rate must be 4 times. If it is tripled, rate must be 9 times. If it is 4 times increased, rate must be 16 times. यही होना चाहिए। लेकिन 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 प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं? When the concentration of N2O5 is doubled, rate becomes double. When it is tripled, rate becomes triple. When it is 4 times, rate becomes 4 times. यानी जो तुम एक्सपेक्ट करोगे लॉ ऑफ मास एक्शन से, बिल्कुल वैसी बात नहीं होगी, बात डिफरेंट होगी। तो ऐसा लॉ बनेगा, आप देख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के तो होगा ही, मगर यहां बनेगा N2O5, रेज पावर बनेगा 1, क्योंकि यही तो प्रैक्टिकल है। कर ले डबल, 2 रेज पावर 1 डबल, कर ले ट्रिपल ट्रिपल, कर ले 4 टाइम्स 4 टाइम्स, ये बनेगा एक्चुअल जो अंदर मामला होगा। इसको मैं करूंगा ब्रैकेट में ऐसे, तो एक्चुअली ये मसला होता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन को यहां पर मैं क्रॉस करूंगा, क्योंकि इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्रैक्टिकल से मैच नहीं करते। प्रैक्टिकली इसकी कंसंट्रेशन डबल, तो इसकी डबल, इसकी ट्रिपल, इसकी ट्रिपल, इसकी 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स, डेफिनेटली हेयर ऊपर इट शुड बी 1, ये 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन गिव्स अस द सिंबल 2। बात आई समझ? इस तरह से मसला है। और ये जो मसला है, ये जो यहाँ पर, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये जो यहाँ पर आ गया, ये नया लॉ जिसमें एग्जैक्टली वही होता है जो अंदर होता है, एग्जैक्टली उसी की मतलब बाहर इंटरप्रिटेशन है। इस लॉ को हम बोलते हैं रेट लॉ। इस लॉ को हम बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ है क्या? रेट लॉ इज आल्सो द variation of rate of reaction with the concentration, same as law of mass action, variation of rate with the concentration, but with each concentration term raised to power, यहाँ पर कौन सा कोएफिशिएंट था? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली कौन सा कोएफिशिएंट आया? इट इज कॉल्ड एक्चुअल कोएफिशिएंट। ये एक्चुअल कोएफिशिएंट है, ये शुद्ध 2 क्या है, ये 2 नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली हमें यही लगा कि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 4, तो ऊपर इट हैज टू बी 1। This is called as the actual coefficient. तो यहाँ पर I will write it is stoichiometric coefficient. Law of mass action में कौन सा मिला आपको? Stoichiometric coefficient. It is called as actual coefficient. I will give you one more example. I will give you one more example. देखिए मेरे पास ये रिएक्शन है, twice NO2 plus F2 gives twice NO2F. ठीक है, बनाए लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट इज इक्वल टू के तो होगा ही, NO2 को रेज पावर क्या होगा? 2 ऑब्वियसली, और F2 को रेज पावर 1 होगा। इट इज कॉल्ड LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? F2 को मानिए कांस्टेंट, इसको डबल करेंगे, डबल से 2 रेज पावर 2 तो 4 टाइम्स, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे तो 16 टाइम्स। इसको माने कांस्टेंट, डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, 4 तो 4, क्योंकि दोनों में एक को रखना पड़ता है कांस्टेंट, दूसरे से हम करते हैं वेरी। लेकिन जब हम देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता है ये रेट इज इक्वल टू, जो हम देखते हैं प्रैक्टिकली, के NO2 रेज पावर नहीं 2 है बल्कि 1 है, एंड F2 रेज पावर 1 है, बिल्कुल। और इसको हम बोलते हैं रेट लॉ। इसका मतलब प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं? प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं, ये डबल होगा तो रेट डबल, इसको मानिए कांस्टेंट, ये ट्रिपल तो रेट ट्रिपल, ये 4 तो ये 4, इसको मानिए कांस्टेंट, इसे वेरी करिए, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 4। इसका मतलब प्रैक्टिकली हमारा काम इससे निकलता है। तो यही कौन सा लॉ बनेगा? रेट लॉ। तो कौन सा है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 2। कौन सा है एक्चुअल कोएफिशिएंट? 1। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन कभी कभी हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, जो उससे रिजल्ट निकलता है वो प्रैक्टिकल से मैच नहीं करता। प्रैक्टिकली हमको लगता है रेट बनेगी, मतलब प्रैक्टिकली रेट बनती है डबल, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन से 4 टाइम्स। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है 9 टाइम्स, तो यहाँ बनती है रेट 3 टाइम्स। और सही बात क्या है? सही बात तो प्रैक्टिकल से है, प्रैक्टिकली जो होता है वही तो सही है। इसीलिए जो प्रैक्टिकल बोलेगा रेज पावर 1 वही चलेगा। इसका मतलब रेट लॉ जो है इट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल।
एक्सपेरिमेंट वन यम तरीके एक्सपेरिमेंट बोलता है इस तरीके से हो जाएगा, इसको डबल करो ट्रिपल करो, हमें लगता है ऊपर इज 1। जब प्रैक्टिकल बोलेगा डबल करो तो 4 टाइम्स, डबल करो ट्रिपल करो तो 9 टाइम्स, तब जाके 2 होगा रेज पावर। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन में एक बहुत बड़ी खराबी ये है कि ये बहुत हद तक हमें हेल्प करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो हम एक्सपेक्ट इससे रिजल्ट करेंगे वो नहीं आता, फिर हमें रुजू करना पड़ता है टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट, और एक नया लॉ हमारे पास आता है जो प्रैक्टिकल से बनता है, उस लॉ को बोलते हैं रेट लॉ। तो अब रेट लॉ है क्या? रेट लॉ इज द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर द एक्चुअल कोएफिशिएंट। तो ऐसे में लिखूंगा, ऐसे रेट लॉ को डिफाइन करेंगे। रेट लॉ, तो रेट लॉ है क्या? इट इज वेरिएशन ऑफ रेट, इट इज वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन versus concentration of reactants with each concentration term raised to power, not stoichiometric coefficient, raised to power the actual coefficient। एक्चुअल कोएफिशिएंट कौन बोलता है आपको? ये प्रैक्टिकल से आपको पता चल जाएगा, और अभी हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, आपको खुद चलेगा पता कि ऊपर जो कोएफिशिएंट आता है वो कैसे आता है। तो प्रैक्टिकल बोलता है कि हेरिकेन कोएफिशिएंट शुड बी, ऊपर कौन सा कोएफिशिएंट जचेगा ताकि प्रैक्टिकल के साथ आपकी थ्योरी मैच खाए, तो इसको हम बोलते हैं रेट लॉ। तो इस तरह से हम ये समझ गए जो रेट लॉ है, रेट लॉ इज आल्सो द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर द एक्चुअल कोएफिशिएंट। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको। ऐसे देखिए, गौर से मेरी बात सुनिए, ये आपके सामने है लॉ ऑफ मास एक्शन जो यहां पर है, दिस इज कॉल्ड LMA। गौर से देखिए, लेकिन जब ये फिट नहीं होगा तो प्रैक्टिकल से ये लॉ बनेगा सामने, तो रेट इज इक्वल टू K A रेज पावर। अब मैं A नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा P एक्चुअल कोएफिशिएंट, B एक्चुअल कोएफिशिएंट, और मसला यहां पर आएगा रेट लॉ। तो किस पर भरोसा करेंगे आप? सर भरोसा करेंगे रेट लॉ पर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। जो प्रैक्टिकली हमें मिलता है हम उसी को फिर लॉ की शक्ल देते हैं, और प्रैक्टिकली जो कोएफिशिएंट हमें लगता है ऊपर रहेगा हम उसी कोएफिशिएंट को लेते हैं। तो बहुत हद तक कभी हमारी हेल्प करता है लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन कभी कभी इसे जो रिजल्ट आते हैं वो गलत आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलनी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन से रिजल्ट आपको आएगा प्रैक्टिकली भी वही रिजल्ट आए, हो सकता है, सम दे मे कोइंसाइड। तो इसलिए कभी कभी क्या हो सकता है कि A कैन बी इक्वल टू P एंड B कैन बी इक्वल टू Q, हो सकता है, मार्वेलस, नॉट ऑलवेज। कभी कभी लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ रिजल्ट सेम देंगे, लेकिन नॉट ऑलवेज। तो बेहतर यही है कि हम ज़्यादा भरोसा किस पर करें? ऑन द रेट लॉ। आई बात समझ? तो इस तरह से रेट लॉ हमारे पास आ गया, वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर द एक्चुअल कोएफिशिएंट। प्रॉब्लम्स आगे आएंगी और आप खुद बोलोगे सर ऊपर ये कोएफिशिएंट आना चाहिए, ऊपर ये कोएफिशिएंट आना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जो थ्योरेटिकल आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं और जो प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे शायद वो सेम हो सकता है। कभी लॉ ऑफ मास एक्शन सेम होगा एज रेट लॉ, लेकिन नॉट ऑलवेज। कभी कभी आपको ज़्यादा रेट लॉ पर ही ध्यान देना पड़ता है। आई बात समझ? अब यहाँ से देखिए, आपको रेट लॉ मिल गया, और रेट लॉ में कौन सा क्वेश्चन आ गया? P और Q। और ख़ास बात याद रखिए, अभी हम पढ़ेंगे टर्म, एक बहुत अहम टर्म, इट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आगे आया था एक जगह, तो याद है गुबर, जब मैंने बोला था कि रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। वहाँ पर पहला फैक्टर था टेम्परेचर, वहाँ पर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, वहाँ पर था कैटलिस्ट, और फोर्थ वाला था ऑर्डर। यानी कि जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है ऑर्डर पर भी। अब सर ऑर्डर क्या है? ये रहा तुम्हारा रेट लॉ, है कि नहीं है? ये रेट लॉ, जो रेट लॉ में तुम्हारे पास कोएफिशिएंट है P और Q, इस P और Q को ऐड करो, तो इन रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। आई बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर इज द समेशन ऑफ द एक्चुअल कोएफिशिएंट्स
Order is the summation of the actual coefficients to which the concentration terms are raised in the rate law expression. यानी रेट लॉ में जो टर्म्स होते हैं उनके ऊपर जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड करके जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर. मैं लिखूंगा यहां पर ऑर्डर इज सम ऑफ actual coefficients, sum of actual coefficients to which concentration terms are raised in rate law expression. ये आप ऐसे कर सकते हैं. लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं. ये तो छोटे बच्चों के लिए हम बोलते हैं P + Q = ऑर्डर, और सही भी है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है तो मैं साथ ही बोलूँगा आपको लॉजिक ऑफ ऑर्डर. मैं यहाँ पर दिखाऊंगा वो लॉजिक ये रहा ऑर्डर का. सर ये समेशन तो समझ में आ गई, लेकिन लॉजिक क्या बनता है P + Q का. और अब बहुत केयरफुली आप मेरी बात सुनिए. एक रिएक्शन जो होती है उसमें होते हैं रिएक्टेंट्स, और गौर से मेरी आप बात सुने. जो रिएक्टेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के होते हैं. इसमें से कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जो एग्जैक्टली कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि हैं बहुत सारे रिएक्टेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिनका ऐसे आप बोलो जिनकी रिएक्शन में से है. जिस तरह समाज में लोग होते हैं तो किसी की बात चलती है, किसी का सिक्का बोलता है, वो बात बोलेगा तो उसकी बात चलती है. इसकी काशिर पोट से बताना उसकी तहज कत सोन ₹1,000,000 काशिर पोट ये मेन कत कर चोर ₹1,000,000, यानी मेरी बात रखती है वैल्यू. सेम इज द केस इन केस ऑफ रिएक्शन. देयर आर मेनी रिएक्टेंट्स, लेकिन याद रख लीजिए आप कुछ ऐसे भी होते हैं रिएक्टेंट्स जो डिसाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. उनका जो नंबर होगा, मतलब ये जो रिएक्टेंट्स है जो कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उनका नंबर क्या है, वो नंबर बेसिकली कहलाता है ऑर्डर. तो मैं लिखूंगा यहां पर ऑर्डर इज नंबर ऑफ दोज स्पेशीज obviously in reactants which decide rate of reaction. तो ये मसला है कि वो टर्म्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगी, उनका जो नंबर होगा दैट नंबर इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑर्डर. ये आपको जहन में रखना है. उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ वो भी आपको याद रखनी है. इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप सुने आराम से. जो ऑर्डर है इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है. ऑर्डर के लिए पहली बात समझ तो आ गया है कि रेट लॉ में जो कोएफिशिएंट्स है उनको ऐड करना है, इट इज कॉल्ड ऑर्डर. और उसके बाद ये उन कंसंट्रेशन टर्म्स का नंबर है जो एक्चुअली डिसाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. बात आई समझ. लेकिन अभी हमारी खास बात होगी, वो जरा आप याद करिए. पहली बात ऑर्डर के लिए तो आप देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल, लेकिन ये जो रेट लॉ आपको आया ये कहाँ से बेसिकली आया, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया. फिर चला आपको पता कि ए के ऊपर क्या जचेगा ताकि रेट के साथ मैच खाए कंसंट्रेशन और हमारा रिजल्ट ठीक हो जाए. ये कोएफिशिएंट्स आपको पी और क्यू कहाँ से मिले? सर ये मिले एक्सपेरिमेंट से. हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमको चला पता कि ए के ऊपर क्या जचेगा और बी के ऊपर क्या जचेगा. तो कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से. इसका मतलब ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल. और इसको आप थ्योरी से नहीं ला सकते. जिस तरह आपने यहाँ देखा ए और बी थ्योरेटिकल कोई रिएक्शन, नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड. ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऑर्डर आपको सिर्फ मिलेगा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. वही आपको बोलेगा कि ए के ऊपर क्या जचेगा और बी के ऊपर क्या जचेगा. दूसरा पॉइंट, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव एंड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. कोई भी इसका ये हो सकता है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है. अब
गौर से मेरी बात सुने, बहुत अहम बात जो आपको बिल्कुल अपने पल्ले बांधनी है। हमारे पास दो किस्म की रिएक्शंस होती है नॉर्मली। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, गौर से मेरी बात सुने, और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आर यू हियर? ये दो रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होती है। तो इसके लिए आप याद रखें, मेहरबानी करके बहुत अहम बात आप याद रखें, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में होती है, वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, इसमें आपको याद रखना है, इसमें डेफिनेटली जो रिजल्ट आपको आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन से, वही रिजल्ट आपको आएगा रेट लॉ से। वाई? बिकॉज इट इज कंप्लीटेड ओनली इन वन स्टेप। इसमें एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा, ये प्रूव किया गया है बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। और इसमें जो ए होगा और जो बी होगा वो बराबर होगा पी और क्यू के बराबर। यहां कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी एक स्टेप में गैस, यहां आपको ध्यान देना है। बात आई समझ? लेकिन मसला अब दूसरा है, अगर रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी, और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो बहुत सारे स्टेप्स में होती है। चलिए, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सपोज x + y गिव्स z + m, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एक स्टेप में नहीं होगी, ये बहुत सारे स्टेप्स में होगी। तो सपोज स्टेप नंबर 1 ये रहा, और ये स्टेप जो है ये फास्ट है। स्टेप नंबर 2 ये रहा, और ये स्टेप स्लो है। स्टेप नंबर 3 ये रहा, और ये स्टेप फास्ट है। आप जानते हैं कि रिएक्शन में स्टेप्स होंगे बहुत सारे, स्लो भी होंगे, फास्ट भी होंगे, वेरी फास्ट भी होंगे, वेरी स्लो भी होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप समझ गए, वन स्टेप में जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। और ए और बी होंगे पी और क्यू के बराबर, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बहुत अहम बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी को चूज करना है, इसी को चूज करना है, इसी को चूज करना है। चूज करना है स्लोवेस्ट स्टेप, इसी को चूज करो और यहां से फ्रेम करोगे अब रेट लॉ। यहां से आएगा रेट लॉ, यहां से फ्रेम करोगे अब रेट लॉ स्लोवेस्ट स्टेप से, और इसी स्लो स्टेप से रेट लॉ जब आएगा तो इसी से आपको ऑर्डर आ जाएगा, उसी से ऑर्डर आएगा। ये जहन में आपको रखना है। वो कौशर पर एलिमेंट्री रिएक्शन इन वन स्टेप, उसमें सेम रिजल्ट आएगा फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन एज वेल एज फ्रॉम द रेट लॉ, और कोएफिशिएंट्स जो एक्चुअल होंगे वो स्टेकोमीटर के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होगी बहुत सारे स्टेप्स में, उनमें देखो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है और उससे फ्रेम करेंगे आप रेट लॉ, और देखिए उसमें कौन कौन सा चीज़ है और कोएफिशिएंट कौन सा साथ है, वही बनेगा एक्चुअल कोएफिशिएंट, और उसी को रेज पावर करना है तो उससे क्या मिलेगा, उसी से आपको ऑर्डर मिलेगा। आप बात समझ गए। और ये जो ऑर्डर बनेगा कहाँ से आया, स्लो स्टेप से, लेकिन ये जो ऑर्डर बनेगा ये इस पूरी रिएक्शन का फिर ऑर्डर होगा, बिलोंग्स टू होल रिएक्शन। निकला स्लो स्टेप से लेकिन बिलोंग्स टू होल रिएक्शन, बिलोंग्स टू होल रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन का ऑर्डर होगा, बिलोंग्स टू द होल रिएक्शन। द्राव ये स्लो स्टेप में बट इट बिलोंग्स टू द होल रिएक्शन, लेकिन कहाँ से निकालना है, वेरी स्लो स्टेप से। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी थी। और अब आपके जहन में ये होगा कि सर प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं, फिर कैसे रेट लॉ बनता है, फिर हमको पता चलेगा कैसे कि कोएफिशिएंट ऊपर क्या होगा। इस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, और प्रॉब्लम्स का नाम ही है ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, और यही से पूरी आपको क्लियर होगी सारी दास्तान। इट इज ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ऑर्डर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। यानी हम प्रैक्टिकल करेंगे और फिर आप खुद देखिए प्रैक्टिकल जो बोलेगा उसी के हिसाब से हम जाएंगे, फिर तुम्हें खुद चलेगा पता ए के ऊपर क्या जचेगा और बी के ऊपर क्या जचेगा, वही बनेंगे एक्चुअल कोएफिशिएंट्स, उनको ऐड करेंगे तो ऑर्डर आपको मिल जाएगा। बात आई समझ। इससे पहले कि हम ये करें, मैं ज़रा टाइम का मुताला करता हूँ कि टाइम कितना हो गया, फिर बाद में आगे जाएंगे। चले, अभी हमारे पास तकरीबन 5-10 मिनट है, और मैंने आपको कुछ भेजा है पेज, वो पेज होपफुली आपने वो प्रॉब्लम्स लिखी होंगी। तो देखिए पहली वाली प्रॉब्लम,
पहली वाली प्रॉब्लम वो देखिए वो क्या है, और ये है, इसमें आएगा ऑर्डर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल आसान सा मामला है। मैं इसको एक फार्मूला भी आपको दूंगा जिसको मतलब यूज़ करके आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, इन रिएक्शन, पहली प्रॉब्लम, इन रिएक्शन A plus B gives C plus D. In the reaction A plus B gives C plus D. It was found that, ये देखा गया, rate becomes 9 times, रेट बनती है 9 गुना when A is tripled, जब तुम A को ट्रिपल करते हो। देखा ना, ये प्रैक्टिकल है। A को 3 बार, मतलब A को मैं इसको क्या बोलूँ उर्दू में, तिगुना किया तो रेट बनती है 9 टाइम्स, एंड रेट बिकम्स 2 टाइम्स व्हेन बी इज मेड 4 टाइम्स। जब बी को हम दुगना करते हैं तो रेट बनती है 2 टाइम्स। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर ओवरऑल ऑर्डर। तो मैं इसको ऐसे करूंगा। देखिए रिएक्शन ये रही, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ये बोलता है कि रेट बिकम्स 9 टाइम्स जब ए को हम ट्रिपल करते हैं, एंड रेट बिकम्स 2 टाइम्स जब बी को हम 4 टाइम्स करते हैं। तो बोलिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसको मैं ऐसे करूंगा, आप गौर से मेरी बात सुनिए, इसको यहीं पर रखो। आई विल गिव यू शॉर्टकट फॉर इट, उस शॉर्टकट से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ऐसे लिखिए आप शॉर्टकट, चेंज इन कंसंट्रेशन, मेरे साथ चलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन रेज पावर n इज इक्वल टू रेट, और यहां जो है n जो है n देगा आपको ऑर्डर। सर आपने क्या किया? इसमें कोई मसला नहीं है, आपको देखना है कि आपने चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितनी की और रेट कितनी हो गई, खुद ब खुद आपको चलेगा पता ये n क्या है, ये ऑर्डर क्या है। बिल्कुल आसान है, आप देखिए ज़रा। चले देखिए, पहला मसला क्या था, पहला इशूज बोलिए मुझे वो क्या था। देखिए क्या था, पहले है रेट बिकम्स 9 टाइम्स व्हेन ए इज ट्रिपल्ड। ए को ट्रिपल करेंगे तो रेट 9 टाइम्स। तो पहले मैं ए से खेलूंगा, बी को शांत करूंगा। बी, आप पहले चुप हो जाओ थोड़ा सा। चेंज इन कंसंट्रेशन तो कितनी हो गई? ए की कंसंट्रेशन चेंज ट्रिपल, तो ट्रिपल किया मैंने इसको, तो यहां पर इट इज 3। चेंज इन कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड रेज पावर n, 3 गुना मैंने ए को बढ़ाया, तो रेट कितनी बन गई? रेट बन गई 9 टाइम्स। 9 टाइम्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कंसंट्रेशन कितनी चेंज की और रेट को क्या हो गया। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो गई? ट्रिपल, रेज पावर n 9। तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 3 रेज पावर n, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 रेज पावर 2 अगर मैथ का मसला होगा। 3 स्क्वायर इज 9। अब देखिए बेस सेम हो गई, कुनगो सेम, आई मतलब ये साथ हिमजासन बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब a के हिसाब से ऑर्डर 2 है, a के हिसाब से ऑर्डर 2 है। सिंपल एज दैट, बात आई समझ? तो a के हिसाब से ऑर्डर 2 है, और यहाँ ऐसे करना है, बेस को सेम करो, ये कोशिश करो बेस को सेम करो, तो ऊपर कशपट साथ कल गसन से ही टॉप टी गसन हिशे, कल जगह ही टॉप जगह हिशे, तो n2 होगा, ऑर्डर होगा ये। दूसरा देखिए, b के हिसाब से क्या होगा? रेट बिकम्स 2 टाइम्स व्हेन b इज मेड 4 टाइम्स। तो दूसरे केस में हम ऐसे करते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन b के हिसाब से हम जाएंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रेज पावर n इज इक्वल टू रेट, इसको 4 टाइम्स करें, रेज पावर n, और रेट कितनी बनती है? रेट बिकम्स 2 टाइम्स। बात आई समझ? रेट बिकम्स 2 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको 2 करना है, इसको 2 करना है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, पहले इसको ऐसे करेंगे, 4 रेज पावर n इज दिस, तो 2 स्क्वायर करेंगे इसको, हाँ तो ऐसे होगा ये, आप देख सकते हैं 2 रेज पावर 2n इज इक्वल टू 2। देखिए कैसे, ये 2 जो है ना, इसका रेज पावर ये 2 भी है और इसका रेज पावर n भी है, तो जब 2 से मल्टीपल होगा 2 2 4 रेज पावर फिर आएगा n, तो हो गया 2 2 बराबर,
सर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए, तो ये रेज पावर 1 है, इसका मतलब 2n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1/2। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b इज 1/2। तो हो गई हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब खुद देखिए आप, 2 रेज पावर 2n, 2 टू ज़र 4 रेज पावर फिर आएगा n, इस बेस को सेम करने की कोशिश करो तो ये बराबर होगा, इट इज़ 1/2। तो ये बनेगा इसका रेट ला, तो रेट इज इक्वल टू, शाबाश, के a रेज पावर 2 एंड b रेज पावर 1/2। कुछ तो पाने में, अब तो बिल्कुल ये रेट ला बनेगा। आप देखिए, कीजिए इसको डबल कीजिए तो ये होगा 4 टाइम्स, इसको ट्रिपल करें 3 3 9, तो 9 टाइम्स, वही आपके सवाल में है। और इसको 4 टाइम्स करें, जब b होगा 4 टाइम्स तो 4 का रूट चढ़ेगा, रूट 4 इज 2, तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स। खुद देखिए वहां पर आपके पास लिखा हुआ है कि व्हेन रेट बिकम्स 2 टाइम्स, व्हेन b इज मेड 4 टाइम्स, तो b को 4 टाइम्स करें, 4 का जब रूट चढ़ेगा तो क्या बनेगा 2, तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स। इन दिस वे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, देखते हैं कि और इसमें खास बात क्या है। तो ये आप जहन में रखें और इससे आपको ये सवाल बड़ा आसान लगेगा आपको ये। चले, दूसरा आप आराम से कर सकते हैं, मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको। तीसरी आप देखिए, इन रिएक्शन a प्लस बी गिव c प्लस डी, यही है रिएक्शन। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, तो आती है। रेट बिकम्स 9 टाइम्स व्हेन a इज ट्रिपल्ड, ये बिल्कुल आसान है, व्हेन a इज ट्रिपल्ड, एंड रेट बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ b इज मेड 8 टाइम्स, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रेज पावर n इज इक्वल टू रेट। बोले मुझे कितनी होगी पहले कंसंट्रेशन चेंज, कितना आपने एक को किया, a इज ट्रिपल्ड, ये और कोई कार 3 रेज पावर n, तो रेट बनती है 9 टाइम्स, तो ये बने और कोई कार 3 रेज पावर n इज 3 रेज पावर 2, n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब a के हिसाब से ऑर्डर 2 है। आई बात समझ, ये तो आराम से आपको आएगा। लेकिन दूसरा वाला मामला इसमें ज़बरदस्त है, एंड रेट बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन b इज मेड 8 टाइम्स। तो मैं यहाँ से आऊँगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितनी आपने की 4 टाइम्स, कितनी आपने, व्हेन b इज मेड 8 टाइम्स। हाँ, जब 8 टाइम्स आप करोगे 8 रेज पावर n, तो फिर ये 4 बनता है। अब फिर देखिए वहां पर लिखा हुआ है, एंड 4 टाइम्स रेट बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन b इज मेड 8 टाइम्स, तो b के हिसाब से ऑर्डर क्या होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब ये है और ये है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, आप देखिए ज़रा, 2 क्यूब रेज पावर n 2 स्क्वायर, बात आई समझ। अब देखिए ये बेस सेम, अभी ये सेम नहीं है, अभी ये 2 क्यूब, ये 2 है, ये 3 वहाँ जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल होता है इसके साथ, ये बनेगा 2 रेज पावर 3n इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2। अब बराबर हो गई बेस, सर अहनाज नहज के बराबर, इसका मतलब 3n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब n इज इक्वल 2/3। ये है b के हिसाब से ऑर्डर। अब आराम से करिए आप, इसका क्या बनेगा रेटला, वो ऐसे होगा, वो रेटला ऐसे बनेगा। देखिए रेट इज इक्वल टू के, बोलिए a रेज पावर 2 होगा, a रेज पावर होगा 2 और b रेज पावर होगा 2/3। तो a के हिसाब से ऑर्डर इज 2, b के हिसाब से ऑर्डर 2/3, तो टोटल ऑर्डर इज इक्वल 2 प्लस 2/3 और टोटल ऑर्डर इज इक्वल टू 8/3। पहले केस में भी आप उस ऑर्डर को जमा कर सकते हैं, ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर, उनको आप जमा कर सकते हैं। आई बात समझ। तो इस तरह से आप आराम से रिएक्शंस का ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो, अगर फिर आप अप्लाई भी करेंगे, इसको ट्रिपल करेंगे तो ये 9 बनेगा। अब देखिए इसको 8 टाइम्स करेंगे, सवाल देखिए, जब b को 8 टाइम्स किया रेट बनेगी 4 टाइम्स की, देखिए कैसे। तो रेट इज इक्वल टू, अगर इसको क्रॉस चेक करेंगे हम, रेट इज इक्वल टू के, इसको ऐसे ही करेंगे a रेज पावर 2, लेकिन b को करेंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स b, रेज पावर क्या आएगा 2 रेज पावर 3। आई बात समझ। देखिए क्या बचेगा इधर, रेट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए के a रेज पावर 2, ये बनेगा ऐसे।
8 को मैं अंदर ले लूँगा तो ये b को रेज पावर 2/3 तो होगा, तो 8 को मैं यहाँ लूँगा तो उसको मैं अलग करूँगा 2 रेज पावर 3, कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। a अपनी ही जगह है, b अपनी जगह, लेकिन 8 टाइम्स मैंने b किया तो उस 8 को मैं अंदर ले गया तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो जब 8 को रेज पावर 2 होगा तो ऐसे होगा, तो रेट इज इक्वल टू a को मैंने नहीं छेड़ा, a तो वैसे ही है। जब मैं b को छेड़ता हूँ तो a को रखना है कांस्टेंट, तो a ऐसे ही है। b से मैंने 8 बाहर निकाला, b को मैंने 8 टाइम्स किया था 2/3। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 3 रेज पावर 2/3, 2 2 जार 4 2 जार 8, ये 3 कटेगा, 2 2 जार को 4, वही आएगा 4 टाइम्स k इंटू ए स्क्वायर एंड b रेज पावर 2/3 आ गया ना 4 टाइम्स, तो ये रेट है ना, तो उसका 4 गुना आ गया। तो बिल्कुल आप सवाल को फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आया हमारा मामला सही है। देखिए यहाँ से आप देखिए, इसको 3 टाइम्स करें, 3 3 जार 9, तो 9 टाइम्स हो गई। इसको आप कीजिए 8 टाइम्स b को ऊपर रेज पावर 2/3 है, इसको मैंने यहाँ रखा, a को रखा कांस्टेंट, 8 को भी होगा रेज पावर 2/3 और 2/3 रेज पावर 2/3 इज इक्वल टू 4, तो 4 टाइम्स दिस रेट, तो 4 टाइम्स रेट ज़्यादा हो जाएगी। तो आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ये भी आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं कि अगर रेट को ऐसा करेंगे, रेट को वैसा करेंगे, कंसंट्रेशन को ऐसा करेंगे, तो आप आराम से फिर रेट को निकाल सकते हैं। एक और सवाल भी यहाँ पर है, आई थिंक अब टाइम मतलब हो गया, आप आराम से अब करेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो कुछ इस पर होंगे मैं डालूंगा आपको वो ऑन व्हाट्सएप, तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से दिस वाज अबाउट द रेट लॉ एंड दिस वाज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर में कुछ और बातों पर डालेंगे रोशनी और इस टॉपिक पर कुछ मैं आपको भेजूंगा, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो फिर मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है।